हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल सुपर परफेक्ट क्लासेस में। आज की वीडियो में हम साइंस का सेट 2 मॉडल पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन करने वाले हैं, क्लास 9 का। आप लोग सामान्य निर्देश पढ़ चुके होंगे। हम चलिए आंसर से क्वेश्चन आंसर देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं कि शक्ति का एसआई मात्रक लिखें तथा उसे परिभाषित करें। तो शक्ति का एसआई मात्रक हो जाएगा कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, और शक्ति का एसआई मात्रक हो जाएगा वाट। दर मतलब 1 मिनट में कितना कार्य हुआ उसे ही दर कहते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि आवृत्ति को परिभाषित करें तथा इसका एसआई मात्रक को लिखिए। तो एकांक समय में दोलनों की कुल संख्या को तरंग की आवृत्ति कहते हैं। यानी मान लीजिए ये झूला है, मतलब ये झूला यहाँ से यहाँ तक लेकर, तो एक सेकंड में कितना दोलन हुआ, मतलब कितना कुल संख्या दोलन को ही आवृत्ति कहते हैं। 1 सेकंड में जितना दोलन की संख्या को ही आवृत्ति कहते हैं। इसका एसआई मात्रक हो जाएगा हर्ट्ज। क्या हो जाएगा? हर्ट्ज का एसआई मात्रक हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि अवगाद्रो संख्या का मान क्या होता है। तो अवगाद्रो संख्या का मान होता है 6.022 गुना 10⁻23 होता है। याद रखना गाइस, 6.022 गुना 10⁻23 होता है। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि मोलर द्रव्यमान से आप क्या समझते हैं। तो मोलर द्रव्यमान क्या होता है? पदार्थ के एक मोल परमाणु के द्रव्यमान को मोलर द्रव्यमान कहते हैं। एक मोल परमाणु अणुओं कितना संख्या हो जाएगा? 6.0, अभी बताया 6.022 गुना 10⁻23 इसका अणु हो जाएगा। मतलब यही एक मोल अणुओं की संख्या यही हो जाएगा, 6.022 10⁻23 होता है। तो अणुओं के द्रव्यमान को ही मोलर द्रव्यमान कहते हैं। 5 नंबर देखते हैं कि कैनाल किरणें क्या है। तो कैनाल किरणें क्या है? ए गोल्डस्टीन ने 1886 में एक नए विकर्ण की खोज की जो धन आवेशित विकर्ण थी। आप यहाँ तक भी लिख देंगे ना, आपको फुल नंबर 2 नंबर आपको मिल जाएगा कि ए गोल्डस्टीन 1886 में नए विकर्ण की खोज की थी जो धन आवेशित विकर्ण थी। और यह भी लिख सकते हैं, आगे लिखना है तो, इनका आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर परंतु विपरीत था, और इनका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा लगभग 2000 गुना अधिक था, और यह बहुत कम दाब पर गैसों पर विद्युत धारा प्रवाहित होता है। मतलब कम दाब पर विद्युत धारा प्रवाह का क्षमता था। 6 नंबर क्वेश्चन की दो संक्रामक लोगों ने यहाँ पर हो जाएगा रोगों के नाम। तो देखते हैं, पहला हो जाएगा एड्स, 2 बोला है, हम 4 लिख दिए हैं। और दूसरा हो जाएगा हेजक, तीसरा चेचक, चौथा सेप्लिस, गोनोरिया, बहुत कुछ है। आप इन्हीं में से 2 अपने मन से भी लिख सकते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए कि एक स्वस्थ व्यक्ति किसे कहा जा सकता है। किसी व्यक्ति रोगों को अतिरिक्त मानसिक, शारीरिक और सामाजिक से होने वाली स्थिति से किसी प्रकार का तनाव ना हो, उसे एक स्वस्थ व्यक्ति कहा जाता है। मतलब रोगों के अतिरिक्त, रोगों के अलावा भी मानसिक, शारीरिक और शारीरिक मतलब जैसे पैसे का अभाव होना, मानसिक उस प्रकार सामाजिक, मतलब बेटे का शादी हुआ तो खर्चा ना जुटा पाना, उससे भी तनाव होता है। उन सब तनाव ना हो और उसे ही स्वस्थ व्यक्ति कहा जा सकता है। आप लोग समझ गए होंगे शायद। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि गतिज ऊर्जा को परिभाषित कीजिए और उन कारकों का उल्लेख कीजिए जिन पर किसी पिंड की गतिज ऊर्जा पर निर्भर करती है। तो आंसर देखते हैं, किसी गतिमान वस्तु में उसकी गति के कारण समाहित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। क्या? जैसे गतिमान वस्तु में गति के कारण जो ऊर्जा समाहित होता है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। उन कारकों का निम्नलिखित है जिन पर गतिज ऊर्जा
किसी पिंड की गतिज ऊर्जा निर्भर करती है। पहला देखिए, पहला हो जाएगा किसी पिंड या यह गतिज ऊर्जा है। ई के जो लिखते हैं वह गतिज ऊर्जा हो जाएगा। ई के गतिज ऊर्जाएं सीधे उसके द्रव्यमान के समानुपाती होती है, यानी कि यहाँ जब प्रोपोर्शनल दिया हुआ है ये समानुपाती है। ई के यानी कि गतिज ऊर्जा समानुपाती है द्रव्यमान से, मास से। गतिज ऊर्जा समानुपाती है क्या, द्रव्यमान से, मास से। यह दूसरा हो जाएगा कि किसी पिंड गतिज ऊर्जा उसके वेग के वर्ग के समानुपाती है। माने गतिज ऊर्जा समानुपाती हो जाएगा v स्क्वायर, यानी कि वेग वेलोसिटी स्क्वायर हो जाएगा इसका आंसर। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि अनुदैर्ध्य तरंग और अनुप्रस्थ तरंग को परिभाषित करें। तो देखते हैं आंसर कि अनुदैर्ध्य तरंग क्या हो जाएगा, जब तरंगों में माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा के अनुदिश कंपन करते हैं तो ऐसी तरंगों को अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। यानी कि इस प्रकार जो लाइन दिया हुआ रहता है यह अनुदैर्ध्य तरंग है। क्या हो जाएगा, उसकी कि अनुदिश कंपन कर रहा है ना, संचरण की दशा उसी के अनुदिश, इस प्रकार उसी के अनुदिश कर रहा है कि नहीं, ये गोला हुआ, ये भी गोला हुआ, ये भी गोला, एक जैसे कर रहा है तो अनुदिश कंपन, ऐसी तरंगों को अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। और दूसरा अनुप्रस्थ तरंग देखते हैं, जब माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा के लंबवता कंपन करते हैं तो ऐसी तरंगों को अनुप्रस्थ तरंगे कहते हैं। अनुप्रस्थ तरंग देखते हैं, यह देखिए जो इस प्रकार जो तरंग होता है ये अनुप्रस्थ तरंग है। यह ऋण हुआ, यह गर्त हुआ, नीचे की आ रहा है, ऊपर वाला को ऋण कहते हैं और नीचे वाला को गर्त कहते हैं। इस प्रकार उसी एकदम समान वेग से एकदम लंबवत गति करता है तब उसे ही अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 10 है, बोला है मोल में बदले 12 ग्राम ऑक्सीजन गैस। तो देखते हैं, आप लोगों के लिए बना के रखे हैं। तो 12 ग्राम ऑक्सीजन है तो 32 ग्राम ऑक्सीजन का 1 मोल होता है। 32 ग्राम ऑक्सीजन में 1 मोल होता है, तो 12 ग्राम ऑक्सीजन बराबर हो जाएगा 1/32 गुना 12। तो 4 से काटे 4 अट्ठे 32 और 4 3 15, तो 3/8 आया। 3/8 आया। 3/8 को अगर ये करेंगे, भागा करेंगे तो 0.375 मोल आंसर हो जाएगा आपका। तो बी नंबर क्वेश्चन देखिए, 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड है तो 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बराबर 1 मोल होता है। 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बराबर 1 मोल होता है। तो 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का निकालेंगे, 1/44 गुना 22 काटेंगे तो 22 दूगुनी 44 हो जाएगा। तो 1/2 को भागा करेंगे तो 0.5 मोल इसका आंसर हो जाएगा आपका राइट आंसर। ये याद रखना कि कितना ग्राम में 1 मोल होता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 10 मोल जल का द्रव्यमान ज्ञात करें। क्या जगह 10 मोल द्रव्यमान का ज्ञात करें। सॉरी यार, ये क्वेश्चन आप लोगों को लास्ट में बताएंगे। ये क्वेश्चन आप लोगों को लास्ट में बताएंगे। छूट गया है, लास्ट में आप लोग को बता देंगे। 13 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, टीकाकरण क्यों आवश्यक। तो टीकाकरण क्यों आवश्यक है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए, जीवाणु को प्रवेश नहीं देने के लिए, और शरीर को रोगों से लड़ने के लिए, शरीर को सुरक्षा प्रदान करने के लिए और रोगों से मुक्ति पाने के लिए टीकाकरण अत्यंत आवश्यक है। यानी कि अगर हम लोग के पास रोग प्रतिरोधकता क्षमता नहीं होगा तो अचानक से हम लोग को एकदम बीमार पकड़ लेगा, और जीवाणु से अगर जीवाणु अंदर प्रवेश करेगा तो बीमारी उत्पन्न करेगा, तो टीकाकरण उसे रोक सकता है। इसलिए टीकाकरण आवश्यक है, और रोग से लड़ने के लिए भी तो टीकाकरण बहुत ही आवश्यक है, और शरीर को सुरक्षा प्रदान करता है टीकाकरण से। और रोगों से तो आप लोग को पता ही होगा कि रोगों से तो मुक्ति पता ही है टीकाकरण रामबाण होता है।
14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या है। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण देखते हैं कि प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जंतु अपने नाइट्रोजन संबंधी जरूरतों के लिए वनस्पतियों पर निर्भर करता है। मतलब जंतु परोक्ष या प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मतलब जंतु वनस्पतियों पर निर्भर करता है। प्रकृति में कुछ ऐसे सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, प्रकृति में बहुत कुछ सूक्ष्म जीव पाया जाता है जो वातावरण से सीधे नाइट्रोजन को ग्रहण करते हैं और इसका रूपांतरण उपयुक्त जैविक यौगिकों में करते हैं। यानी कि सूक्ष्म जीव होते हैं जो नाइट्रोजन ग्रहण करता है और जैविक उत्पाद जो है वो उसमें नाइट्रोजन को ग्रहण करके रूपांतरित करते हैं जैविक खाद में। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दिया है कि यांत्रिक ऊर्जा क्या है, इसके दो प्रकार क्या है और 15 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु 4 मीटर पर सेकंड के द्रव्यमान वेग से गतिशील है तो वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी होगी? तो आंसर देखते हैं। तो उत्तर हो जाएगा क्या? कार्य करने के लिए किसी वस्तु के विद्यमान गतिज व स्थितिज ऊर्जा के योग को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। यानी कि दोनों कार्य करने की स्थिति में गतिज ऊर्जा भी रहेगा और स्थितिज ऊर्जा भी रहेगा, उसे ही यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। यांत्रिक ऊर्जा दो प्रकार का होता है कि एक होता है गतिज ऊर्जा, दूसरा होता है स्थितिज ऊर्जा। और देखते हैं और न्यूमेरिकल दिया हुआ है कि 15 केजी द्रव्यमान की वस्तु न्यूमेरिकल करते हैं तब। तो देखिए वस्तु का द्रव्यमान दिया हुआ है m, देखेंगे तो 15 केजी दिया हुआ है और वस्तु का वेग यानी कि v 4 मीटर पर सेकेंड क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। तो गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है? 1/2 mv²। तो हम लोग को गतिज ऊर्जा निकालना है तो 1/2 m का मान, मास का मान 15 रख दिए और v² यानी कि 4 वेलोसिटी 4 दिया हुआ है तो 4 2 v² है, इसलिए 2 को 4 हो जाएगा और यहाँ से 2 2 काटेंगे तो यहाँ पर 60 गुना 2 120 जूल हो जाएगा। तो वस्तु की गतिज ऊर्जा 120 जूल हो जाएगा। आंसर, राइट आंसर। तो 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि सामान्य मनुष्य के कानों के लिए सर्वथा प्रास क्या है। तो देखते हैं सामान्य मनुष्य के लिए कानों के लिए सर्वथा प्रास 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज है। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। 20,000 हर्ट्ज को ऐसे भी लिखते हैं 20 के हर्ट्ज। के मतलब ही होता है 1000, यानी कि 20,000 हर्ट्ज। दूसरा दिया हुआ है कि किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति, यहाँ पे आवृत्ति हो जाएगा 100 हर्ट्ज। तो 1 मिनट में यह कितनी बार कंपन करेगा? तो देखते हैं कि ध्वनि स्रोत की आवृत्ति क्या दिया हुआ है? 100 हर्ट्ज दिया हुआ है। आवृत्ति किसे कहते हैं? यानी कि 1 सेकंड में कितना दोलन की कुल संख्या को आवृत्ति कहते हैं। तो 100 हर्ट्ज मतलब दिया हुआ है 100 हर्ट्ज। 100 हर्ट्ज को 1 सेकंड में इतना कम आवृत्ति है तो 100 सेकंड भी तो लिख सकते हैं परिभाषा के अनुसार। तो 100 सेकंड हो जाएगा। 1 सेकंड में कंपन 100 होता है। 1 सेकंड में होता है 100, यहाँ से निकालिए 1 सेकंड में 100 होता है। तो समय बराबर क्या होता है? 1 मिनट दिया हुआ है। 1 मिनट यहाँ पे दिया हुआ है कि 1 मिनट में कितने बार कंपन करेगा। तो 1 मिनट कितना होता है? 1 मिनट में 60 सेकंड होता है तो 60 सेकंड में लिखेंगे, 60 सेकंड हो जाएगा। तो 60 सेकंड में कंपन कितना करेगा? यहाँ पे ऊपर दिया हुआ है 100 से गुना करेंगे। 100 गुना 60 मतलब सेकंड में। ये हुआ आवृत्ति, मतलब ध्वनि स्रोत की आवृत्ति 100 हो जाएगा और 60 सेकंड में कितना कंपन करता है? तो 6000 आंसर हो जाएगा। 6000 1 मिनट में कंपन करता है, इसका आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की गुणों की तुलना कीजिए। तो देखते हैं, एक साइड गुण लिखे इस प्रकार आप लिखेंगे गुण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। संकेत में क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन का कोई चार्ज नहीं होता है।
तो आवेश में देखते हैं कि इकाई ऋण आवेश होता है प्लस 1.6 गुना 10 का पावर माइनस 19 कूलम होता है, और प्रोटॉन का इकाई धन आवेश माइनस 1.6 गुना 10 का पावर माइनस 19 कूलम होता है। और न्यूटन में आवेश क्या होता है? आवेश रहित होता है, आवेश नहीं होता है। 3 का क्वेश्चन देखते हैं कि द्रव्यमान के बारे में। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है 9.108 गुना 10 का पावर माइनस 31 किलोग्राम, और प्रोटॉन की बात करें तो 1.6 गुना 672 गुना 10 का पावर माइनस 17 किलोग्राम, और न्यूट्रॉन की बात करें तो 672 गुना 10 का पावर माइनस 19 किलोग्राम। मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान समान होता है, खाली इलेक्ट्रॉन का अलग होता है। और स्थान की बात करें तो इलेक्ट्रॉन होता है नाभिक के बाहर, इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है? नाभिक के बाहर, और प्रोटॉन होता है नाभिक में, और न्यूट्रॉन भी होता है नाभिक में। इसका 16 का बी नंबर देख लेते हैं कि हाइड्रोजन के समस्थानिक H, T, D और T के लिए प्रत्येक में पाए जाने वाले 3 अपरमाणुक या अपरमाणुक कणों को सारणीबद्ध करें। तो यहाँ पे देखते हैं समस्थानिक, यहाँ पे लिख दिए हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। प्रोटॉन में इलेक्ट्रॉन एक होता है, इलेक्ट्रॉन में एक होता है, और प्रोटॉन में भी एक होता है, और न्यूट्रॉन में भी 0 होता है। यानी कि ये जो गोला है इसमें प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन एक है, और इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन एक है। बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है, वही सब इसमें है। और न्यूट्रॉन की बात तो 0 है। और ड्यूटेरियम भी इलेक्ट्रॉन में एक है, और प्रोटॉन में एक होता है, और न्यूट्रॉन में एक होता है। और डायट्रोनियम में होता है इलेक्ट्रॉन में एक, प्रोटॉन में एक, और न्यूट्रॉन में 2 होता है। यानी कि इस प्रकार आपको समझाया ना एक अच्छा। पहला कक्षा में इलेक्ट्रॉन के प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन एक है, और न्यूट्रॉन एक है। इसके बाद ड्यूट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन फिर एक है। यही कक्षा के आधार पर यही अपरमाणुक इसी प्रकार इसी को लिखे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 18 नंबर, मृदा के निर्माण की प्रक्रिया को विस्तृत रूप से व्याख्या करें। तो मृदा के निर्माण की प्रक्रिया निम्न कारणों से होता है। पहला देखते हैं, सूर्य द्वारा पत्थर गर्म होकर प्रसारित होते हैं और रात ठंडे होने से सिकुड़ते हैं, जिससे उनमें दरार उत्पन्न होकर जिससे पत्थर टूटकर छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित होती है, और टूटकर क्या होता है? टूटकर मिट्टी का निर्माण करता है। अभी के दिन में देखिए पत्थर गर्म हो जाता है, रात को ठंडा होता है, फिर उसमें दरार आने लगता है, फिर टूट कर धीरे धीरे मिट्टी का निर्माण होता है। दूसरा बात करें तो बहता हुआ जल अपने साथ पत्थरों को बहाकर तोड़ता है और आगे निक्षेपित करता है, निक्षेपित होकर धीरे धीरे मृदा का निर्माण करता है। तीसरा की बात करें, तेज हवा से भी पत्थरों को तोड़ देती है, और जिससे पत्थर टूट कर मृदा का निर्माण करते हैं। इससे भी हवा से भी पत्थर टूट कर मृदा का निर्माण करते हैं। और चौथा की बात करते हैं, लाइकेन भी अम्ल का उत्पादन करके पत्थर की सतह चूर्ण के समान करके मृदा की पतली परत का निर्माण करती है। यानी कि लाइकेन एक पौधे का नाम है जो चट्टान जहाँ पर पत्थर बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, वहाँ इस प्रकार के पौधे लाइकेन नामक पौधे उगते हैं, जो उस पत्थर को तोड़ देती है। इसमें इतना ताकत होता है उस पत्थर को, मतलब बीच में से निकल कर उस पत्थर को तोड़ने का कोशिश करते हैं, और धीरे धीरे पतली परत बनकर मृदा का निर्माण करता है। पांचवी की बात करें तो बड़े पेड़ों की जड़ें कभी कभी पत्थरों से बनी दरार से भी चली जाते हैं और दरार को चौड़ा कर देते। इसी प्रकार लाइकेन दूसरा पौधा और बड़े बड़े पौधा भी उसी प्रकार का पत्थर को तोड़कर मृदा का निर्माण करता है। 19 नंबर लास्ट क्वेश्चन की बात करें तो संक्रमण के कारक और उससे बचाव के उपायों को लिखें। तो संक्रमण के कारक क्या हो जाएगा? पौष्टिक आहार, संतुलित आहार का सेवन ना करना। आप लोग पौष्टिक आहार और संतुलित मतलब
कितना खाना चाहिए का उसका सेवन ना करने से भी संक्रमण हो सकता है। दूसरा देखिए कि बीमार व्यक्ति से दूरी नहीं बनाए रखना। यदि अगर आप बीमार व्यक्ति से और उसके सामने अगर संक्रामक बीमारी के सामने और दूसरा व्यक्ति अगर दूरी ना रखे तो उसको भी संक्रमण होता है कि नहीं? एक व्यक्ति से दूसरा व्यक्ति, जैसे कोरोना जाता है कि नहीं? एक व्यक्ति से दूसरा व्यक्ति, उसी प्रकार तीसरा है स्वच्छता से लापरवाही करना। अगर स्वच्छता अगर दूषित जल पिएंगे तो बीमारी हो जाएगा, दूषित खाना खाएंगे तो बीमारी हो जाएगा। इससे स्वच्छता से भी लापरवाही अ, हो जाएगा। और चौथा हो जाएगा अपने शरीर को रोग प्रतिरोधक क्षमता नहीं बढ़ाना। अपने रोग से लड़ने के लिए, रोगों से लड़ने के लिए अपनी शरीर को क्षमता को नहीं बढ़ाने से भी संक्रमण होता है। और लैंगिक संपर्क से दूर रहें, यानी कि हाथ मिलाना, उससे भी संक्रमण का कारक है। और संक्रमण से बचने के लिए निम्नलिखित उपाय देखेंगे। तो पहला है कि स्वच्छ रहे और संतुलित आहार लें या पौष्टिक आहार लें। स्वच्छता रहे। घर के काम खासकर सफाई करते समय दस्ताने पहने, हाथ में दस्ताने का प्रयोग करें। और तीसरा हो जाएगा टीकाकरण जरूरी करवाएं। टीकाकरण से आपको बचाएगा रोगों से। और चौथा बात क्या, अगर आपको बुखार उल्टी या दस्त है तो घर पे रहे। ऐसे दूसरा व्यक्ति को यानी कि बुखार उल्टी या दस्त हो सकता है, इसलिए घर में ही रहें। और पांचवा है बीमार लोगों के संपर्क में न आए, बीमार व्यक्ति के संपर्क में ना आए, उससे भी संक्रमण से बचा जा सकता है। छठा देखिए कि अपने हाथ अच्छे से और बार बार धोएं और हैंड सैनिटाइजर करें, तो इससे भी बचा जा सकता है रोग से। तो कैसा लगा ये वीडियो कमेंट में जरूर से बताना। अगले भी वीडियो में मिलते हैं। प्रत्येक सेट का हम सोल्यूशन, कंप्लीट सोल्यूशन कराने वाले हैं, तो इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अगर सेट 1 सेट 2 का सब वीडियो अपलोड कर देंगे, उसी लिंक पर क्लिक कीजिए तो आपको सब कुछ सेट 1 सेट 2 सेट 3 सभी का मिल जाएगा कंप्लीट सोल्यूशन के साथ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।